वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में। इस अधिनियम में कुल 30 धाराएं हैं और इस वीडियो को हम लोग दो भागों में बनाएंगे। पहले भाग में धारा 1 से लेकर 17 तक के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरे में 18 से लेकर 30 तक के बारे में चर्चा करेंगे। धारा 1 में क्या कहा गया है, नाम और विस्तार कहाँ कहाँ लागू है, ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम एक समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार तो लागू कर देता है, लेकिन राज्यों के ऊपर अपने मन से वो लागू कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 2 में अधिनियमों को लागू होना है, 3 में परिभाषा है और 4 में सर्वोपरि प्रभाव है। 3 जो सेक्शन है उसमें ABCDE तक हैं, IJ तक 10 पॉइंट है कुल मिला के लगभग। उसमें जो इम्पोर्टेंट है, गोत्रज किसे कहते हैं, बंधु किसे कहते हैं, सगा, सौतेला, सहोदर, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, सबके बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो हम गोत्र के बारे में बताते हैं। कोई भी दो व्यक्ति चाहे दत्तक ग्रहण द्वारा हो या रक्त द्वारा हो, केवल पुरुषों से ही संबंधित हो, गोत्रज कहलाते हैं। तो फिर बंधु क्या होता है, कोई भी दो व्यक्ति जो एक दूसरे से जिनका रिलेशन है, चाहे दत्तक ग्रहण द्वारा या रक्त द्वारा, जो केवल पुरुषों के माध्यम से नहीं है, ये बंधु कहलाते हैं। फिर सगा, सौतेला, सहोदर चर्चा हो चुकी है, तो चर्चा करना बेमानी होगा। 5 में ज़्यादा कुछ नहीं है। 6 आइए, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। सैदाई की संपत्ति के बारे में एक डेट बताना चाहूँगा। 20 दिसंबर 2004 से पहले स्त्रियों को सैदाई की संपत्ति में कोई भी उत्तराधिकार नहीं मिलता था, लेकिन इसके बाद से फिर एक संपूर्ण पीरियड है 20 दिसंबर 2004 से 9 दिसंबर 2005 के बीच में, वो एक अलग ढंग से क्रमित होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 2005 के बाद स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर संपत्ति पर हक मिल गया है। अब स्थिति ये है कि बेटा बेटी एक समान। अपने यहाँ जानते ही हैं संपत्ति कैसे बढ़ती है, उत्तरजीविता के आधार पर या उत्तराधिकार के आधार पर। सैदाई की संपत्ति है, कंबाइंड फैमिली की संपत्ति है, तो वह उत्तराधिकार के आधार पे होती है, और पृथक संपत्ति होती है व्यक्तिगत टाइप में, तो उसका बंटवारा होगा तो उत्तराधिकार के आधार पर होगा, और सैदाई का उत्तरजीविता के आधार पर होगा। तो अब कह सकते हो 9 दिसंबर 2005 के बाद पुत्र और पुत्रियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक प्रदान कर दिया गया है। 7 में बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ। 8 में पुरुषों के उत्तराधिकारियों के बारे में नियम है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, सूची दी गई है। प्रथम अनुसूची में 16 वर्ग हैं, द्वितीय अनुसूची में 9 पार्ट हैं, फिर गोत्रज, फिर बंधु, कैसे संपत्ति मिलेगी। अब क्रम क्या है, तो 9 धारा में क्या दिया गया है, जो अनुसूची के वर्ग 1 होगा और 2 दूसरा वर्ग है, तो पहले अनुसूची के वर्ग 1 को प्राथमिकता मिलेगी, यदि वो नहीं है तो दूसरे को मिलेगी। ठीक। 10 धारा में क्या कहा गया है, पुरुष उत्तराधिकार में जो अनुसूची का वर्ग 1 है उसमें किस प्रकार संपत्ति का बंटवारा होगा। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। पति, पत्नी और बेटा बेटी 4 लोग उसके घर में हैं, और पिता नहीं रहे, और उसके पिता के पास 3 बीघे संपत्ति थी, 3 बीघे जमीन थी, या 3 प्लाट थे, या 3 घर थे। तो कैसे बटेगा। मान लीजिए 3 बीघा थी, 1 बीघा पत्नी को मिलेगी, 1 बीघा पुत्र को मिलेगी, 1 बीघा पुत्री को मिलेगी, तीनों को 1-1 बीघा मिल जाएगी। यहीं पर कंडीशन चेंज कर देते हैं। एक आदमी की 2 पत्नियां थीं और 1 पुत्र और 1 पुत्री थी, वो संपत्ति छोड़कर निर्वसियती मर गया। ध्यान रखिए, वसीयत पर उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अब तो जो पत्नी है, जगह कितनी है, खेती 3 बीघा है, तो दोनों पत्नियों को मिला के 1 बीघा मिलेगी।
पत्नी चाहे 2 हों चाहे 3 हों, एक हिस्सा मिलेगा। बेटे को 1 बीघा, बेटी को 1 बीघा, दोनों पत्नियों को मिला के 1 बीघा जमीन मिलेगी। इस तरह संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। अब पता लगा कि कोई बेटा है लेकिन मर गया है, तो फिर उसकी बहू को मिल जाएगा या बेटे को मिल जाएगा। फिर एक पूरी सीरीज दी गई है, उस पर हमें चलना होता है। 10 हो गया। 11 में बंधु या द्वितीय वर्ग के बारे में होगा, जो द्वितीय अनुसूची की है या द्वितीय वर्ग है उसमें कैसे बटेगा। यदि कोई भी वर्ग होगा तो जिस वर्ग जो द्वितीय अनुसूची में आएगा, जितने लोग आएंगे सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। फिर 12 में क्या है, 12 में गोत्र जो बंधु के बारे में है, 13 में डिग्री गणना है। ये बस इतना ध्यान रखिएगा, जो वर्ग पहले है उसको प्राथमिकता मिलेगी, जो बाद में है उसको उसके बाद उसका क्रम आएगा। इंपॉर्टेंट फिर है 14 में है स्त्रियों की संपत्ति के बारे में। किसी भी स्त्री ने कोई भी संपत्ति कैसे भी कमाई हो, खुद से कमाई हो, उसे कि पिताजी ने दी हो, घर से मिली हो, कैसे भी मिली हो, अपने पैसे से मिली हो, तो वो संपत्ति की अब पूर्ण स्वामिनी होती है। 3 चीज़ें छोड़ दी गई हैं, वसीयत द्वारा और न्यायालय की डिक्री द्वारा और दान द्वारा, इनको छोड़ दिया गया है। अब सेक्शन 14 ने स्त्रियों की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया। अब स्त्री संपत्ति पर पूर्ण स्वामिनी होती है, ना कि सीमित स्वामिनी। 15 में यह दिया गया है कि जो संपत्ति होगी स्त्री की वो कैसे बटेगी। अब यहाँ पर कंडीशन कहते हैं, एक स्त्री के पास मान लीजिए संपत्ति, उसे 10 बीघा उसने अपनी खुद की खरीदी थी और वो मर गई, तो संपत्ति कैसे बटेगी। पहले पति, पुत्र और पुत्री, 3 लोग हैं तो तीनों को बराबर बराबर मिल जाएगी पत्नी की संपत्ति में। यदि ये तीनों नहीं हैं तो फिर पति के दायद जो भाई बंधु उनको मिल जाएगी, फिर माता पिता को, फिर पिता को, माता को। ये 15 का क्रम याद रखिएगा क्योंकि वो 16 में भी आएगा, इस तरह मिल जाएगा। यहाँ बस एक अंतर समझ लीजिएगा, यदि स्त्री को संपत्ति मायके से मिली है और वो मर गई और पुत्र, पुत्री और पति तीनों लोग हैं, तो पति को नहीं मिलेगी, पुत्र और पुत्रियों को मिलेगी। और मान लीजिए संपत्ति मायके से मिली थी, 10 बीघा जमीन मिली उसे, और पति पत्नी और पति और पुत्र पुत्री कोई भी नहीं है, तो संपत्ति किसे मिलेगी। तो पति के भाइयों में नहीं जाएगी, स्त्री की माता के परिवार में चली जाएगी वो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, माता की तरफ वो संपत्ति चली जाएगी। यही एक चीज़ और बता दें, एक आदमी है, पति पत्नी है और बेटा है, ठीक। बेटे ने मान लीजिए एक कार खरीद ली और धोखे से या दुर्घटना से उस बेटे की मृत्यु हो गई। अब वो कार पर हक किसका होगा। लड़का अनमैरिड था, माता पिता और पुत्र 3 लोग हैं। लड़का अनमैरिड है, उसने एक कार ले रखी थी व्यक्तिगत नाम से और एक फ्लैट खरीद रखा था व्यक्तिगत नाम से, और उसकी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। तो कार और फ्लैट का मालिक कौन होगा, पिता या माता। सोच लीजिए भाई, पिता को फ्लैट और कार मिलेगी कि माता को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, माता को मिलेगी ना कि पिता को। क्यों? क्योंकि माता अनुसूची के प्रथम वर्ग के अंतर्गत आती है और पिता द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आता है, तो पहला हक माता का होगा। यह प्रश्न कई बार आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 16 में क्या कह दिया गया कि किस क्रम से मिलेगी। तो जो कह दिया गया 15 का जो क्रम है, 1 2 3 4 जो धारा 15 में क्रम वर्णित है, उसी के अनुसार वो संपत्ति बढ़ती है। तो ये था आपका पार्ट 1। 16 में अलंत्यान अंत्यान मर्कटियम विधि है, उससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इस तरह करके 1 से लेकर 17 तक में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, महिलाओं की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो गया धारा 6 और 14 में, उसको जरूर ध्यान रखिएगा। और प्री के लेवल पे यदि हमारी वीडियो आप देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, पहले आप इसको सुनें ढंग से, फिर एक बार बुक पढ़ें,
फिर सुने, क्योंकि बार बार सुनने से बुक सरल हो जाएगी। इस तरह करके यदि आप बार बार देखेंगे इस चीज़ को या बार बार सुनेंगे और उसके बाद बुक पढ़ेंगे फिर सुनेंगे, तो एक बार बुक पढ़ने के बाद फिर जब बार बार सुनेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा और आगे बढ़ाइएगा। लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।